जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल D2M एजुकेशन में। दोस्तों ये बिहार एसएससी सीजीएल का या फिर एडीओ एएसओ जो भी कह लीजिए, परिचारी कह लीजिए, उसका प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 3 है। आइए हम एक एक करके प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या क्या कहता है? कहता है कि एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले हम कोरियोलिस बल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लें। तो कोरियोलिस बल एक आभासी बल है। कैसा बल है? आभासी बल है जो कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण। तो इसका सही आंसर तो 1 नंबर हो जाएगा। साथ ही कोरियोलिस बल दाब प्रवणता के समकोण पर काम करते हैं। किसके? तो दाब प्रवणता के समकोण पे। ठीक है, एक पॉइंट और याद रखेंगे दोस्तों कि कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में वायु की गति की जो दिशा होती है वो दाईं ओर, तथा दक्षिणी गोलार्ध में वायु की गति की जो है दिशा वो बाईं ओर मुड़ जाती है। एक बात और ध्यान में रखेंगे कि भूमध्य रेखा पर उत्तरी गोलार्ध का आभासी बल और दक्षिणी गोलार्ध का आभासी बल एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कोरियोलिस बल का जो लगभग वैल्यू हो जाता है वो क्या हो जाता है? 0। इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। कोरियोलिस बल का अधिकतम प्रभाव कहां होता है? तो कोरियोलिस बल का जो अधिकतम प्रभाव होता है वो ध्रुवों पर होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर, 2 नंबर, पृथ्वी का घूर्णन। अगला प्रश्न है, कहता है कि साल्टोरो कांगड़ी चोटी निम्नलिखित में से किस सीमा पर स्थित है? सही आंसर लगाएंगे। साल्टेरो कांगड़ी चोटी चट्टान जो है बर्फ का एक उबड़ खाबड़ पर्वत है जो कि सियाचिन ग्लेशियर के दक्षिण किनारे पर स्थित है। तो यानी सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत पाक सीमा पर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत पाक सीमा पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 यानी 3 नंबर। कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? यानी जो मृत सागर है वो किसके साथ नहीं टच करता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 लेबनान यानी जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन के साथ ये टच करता है। मृत सागर की बात आई है तो ध्यान में रखेंगे मृत सागर की जो लवणता है वो 238% है। कितना? 238%, जो कि सबसे ज्यादा लवणता है वो वान झील की है। किसकी? नोट करिएगा, वान झील की है 330%। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर 1। वैसे सागरीय जल की जो औसत लवणता होती है वो कितनी होती है? तो सागरीय जल की जो औसत लवणता हो जाएगी ना वो 35%। सारे क्वेश्चन को आप देखते चलेंगे। वैसे कैंडिडेट जो हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप क्वेश्चन से अपडेट करेंगे। साथ ही साथ हम आपसे एक और रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी डिसिप्लिन को मेंटेन करिए। क्वेश्चन का कोई माँ बाप नहीं होता है, कहां से क्वेश्चन कब कैसा पूछ दे कोई नहीं जानता है। प्री में अभी एनटीपीसी का एग्जाम खत्म हुआ है, उसमें प्री में कैसा एग्जाम हुआ वो सबकी होश उड़ा दिया। अभी कल हमने मेंस का भी क्वेश्चन कराया है। सारे क्वेश्चन शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 का सारा वीडियो अपलोडेड है। आप चाहे तो प्लेलिस्ट से जाकर के उसको देख सकते हैं। ठीक है, या चैनल से भी आप देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 14। कहता है कि निम्न में से कौन गर्म जल धारा है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 अल्नीनो। अल्नीनो जो है वो गर्म जलधारा है। ध्यान में रखेंगे अल्नीनो जलधारा जो है पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट पर प्रकट होता है। ठीक है, वहीं पर हम गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोसियो, अगुल्हास, ब्राजील जो है ये सब सारे के सारे जो है दोस्तों वो ब्राजील का ब्राजील धारा गर्म जल धारा है। वहीं पर हम बात कर ले कि हम्बोल्ट क्या है? हम्बोल्ट, फॉकलैंड, लेब्राडोर, कनारी, ये सब जितने हैं जलधारा वो क्या है? वो ठंडी जलधारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 अल्नीनो जो है वो गर्म जल धारा है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। कहता है कि भौगोलिक दृष्टि से भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 नाइजीरिया। कौन सा? नाइजीरिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है 17। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है यानी क्या? अरेबियन सी की बात कर रही है। तो ध्यान में रखेंगे नर्मदा। इस तरह का क्वेश्चन आया ना, अगर नर्मदा दिखे सबसे डिफरेंट, अगर नर्मदा दिखे तो जो बिना सोचे समझे आप आंसर लगाइए, जनरली सही होगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा इनमें से एस्चुरी महानदी का निर्माण नहीं करता है, डेल्टा का निर्माण नहीं करता है? तो नर्मदा जो है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करके बल्कि एस्चुरी यानी महानद का निर्माण करता है और ये अरब सागर में जाकर के गिर जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
1। अगला प्रश्न देखेंगे, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि नर्मदा नदी निकलती कहां से है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, कहता है घाना की राजधानी कहां है। तो घाना की जो राजधानी है दोस्तों अकरा है। कहां? अकरा, ठीक है, ACCARA, अकरा जो है इसका राजधानी है। और इसकी मुद्रा की बात कर ले तो इसकी मुद्रा की जो नाम है वो सेडी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन चाय राज्य उत्पादक नहीं है। तो चाय राज्य कौन सा राज्य जो है चाय के उत्पादक नहीं करता। तो आंसर हो जाएगा राजस्थान जो है चाय का उत्पादन नहीं करता है। ध्यान में रखेंगे, चाय में थीन नामक जो है पदार्थ होता है। कौन सा? थीन नामक जो है दोस्तों वो एक पदार्थ होता है ना, जिसके कारण से ताजगी महसूस होती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, चाय जो है उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है। चाय के लिए जो एक्चुअल तापमान की जरूरत होती है वो क्या होता है? तो इसका 25 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस तक इसकी टेम्परेचर की जरूरत होती है। और बारिश की बात करें तो बरसात जो है वो 200 से लेकर के 250 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। बांदीपुर तमिलनाडु, यही पर गलत आंसर हो गया। बांदीपुर तमिलनाडु नहीं बल्कि कहां होना चाहिए? तो कर्नाटक इसका सही आंसर होना चाहिए। बाकी मानस असम सही है, रणथंभौर राजस्थान, भितरकनिका उड़ीसा। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है कि सजीवों में अनेक तत्व या तो मुक्त अवस्था में होते हैं अथवा यौगिक के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व सजीव में नहीं पाया जाता है। तो सिलिकॉन दिया हुआ है ऑप्शन, मैग्नीशियम है, लौह है, सोडियम है। आंसर लगाइए, सिलिकॉन जो है वो सजीवों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। आपको फिर आंसर क्वेश्चन आता है, विषम जोड़ों का चयन कीजिए। इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन सा जोड़ा जो है वो विषम है। तो इसका तो सही आंसर हम आपको पहले ही बता देते हैं कि एमाइलोप्लास्ट जो है वो प्रोटीन कोनिकाओं का संग्रह, ये गलत है। तो पहले तो आप देख लीजिए, इसका आंसर लगाने से पहले आप चूज करेंगे, आप अपना सेंस लगाएंगे कि कितना हम पढ़ पाते हैं। तो इसमें एक तो दिख रहा होगा क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट आप सीधा क्लोरोफिल पे चले जाइए। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है? तो जनरली जो है क्लोरोप्लास्ट जो है दोस्तों, आप इनमें क्लोरोफिल वर्णक होते हैं, ये बिल्कुल सही है। एक है क्रोमोप्लास्ट, तो इनमें जो क्लोरोफिल के अतिरिक्त अन्य रंग वर्णक होता है ना, रंगीन वर्णक, उसका काम जो है किसका? क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। एक है एलायोप्लास्ट, तो एलायोप्लास्ट में तेल अथवा वसा का संग्रह होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एक्चुअली में एमाइलोप्लास्ट का काम क्या है? तो एमाइलोप्लास्ट का जो काम है वो स्टार्च का भंडारण और संश्लेषण करना होता है। किसका? तो स्टार्च का भंडारण एवं संश्लेषण करना होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। अगला प्रश्न है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सी राशि है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर 1 अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। ध्यान में रखेंगे कि नियत आकृति के पृष्ठ के क्षेत्रफल में परिमाण तो है परंतु जो है अब निश्चित दिशा नहीं होती। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर, ये अदिश राशि है। अगला प्रश्न है कि यदि एक वस्तु कुछ दूरी चल करके वापस अपने बिंदु पर वापस आ जाती है जहां से वो चली थी तो क्या होगा? ध्यान में रखेंगे, जब चल करके कुछ दूर जाती है फिर वापस आ जाती है तो ऐसी स्थिति में औसत वेग जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। औसत वेग का फॉर्मूला क्या होता है? तो औसत वेग का जो फॉर्मूला होता है ना वो डिस्प्लेसमेंट है ना, यानी विस्थापन बटा में समयावधि यानी टाइम होता है। अब ये कह रहा है कि गया और फिर वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? तो डिस्प्लेसमेंट तो इसका 0 हो गया और टाइम हो जाएगा t। तो 0 में जब t से डिवाइड कराएंगे तो 0, यानी जो वेग औसत वेग हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। प्रश्न की ATP पर 1 मोल ऑक्सीजन गैस जो है बराबर है किसके? आंसर लगाइएगा। 30 का ऑप्शन नंबर 1 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन अणुओं के। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशियां मात्रक रहित है। तो ध्यान में रखेंगे, एक तो इसका मोलरता और नॉर्मलता, ये सब जो है सारे के सारे राशियां मात्रक हैं, जबकि मूल अंश जो है ये मात्रक रहित राशि है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मूल अंश, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43वां प्रश्न क्या कहता है? देख लीजिए, 43वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। आंसर लगाइएगा 43 का ऑप्शन नंबर 1 चादरी अवरक। अच्छा, ये तो विश्व में जो है अग्रणी है। सबसे ज्यादा इंडिया में कहां होता है, यानी भारत में जो सबसे अधिक जो है चादरी अवरक उत्पादन करता है तो वो आंध्र प्रदेश है। नोट करिएगा, आंध्र प्रदेश सबसे अधिक चादरी जो है अवरक उत्पन्न करता है। साथ ही साथ जो है तांबा
का उत्पादन में चिली कंट्री आगे है, वहीं पर जिप्सम और लौह के उत्पादन में चाइना एक नंबर पर है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जबकि जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन जो भारत में होता है वो कहां होता है? राजस्थान में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44, कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई है? सही आंसर लगाएंगे 44 का ऑप्शन नंबर 4 जैन में। 2011 के हिसाब से पूछा हुआ, तो जैन धर्म में कितना था? तो जैन धर्म की हम बात कर लेना तो 86.73% था। ठीक है, जबकि हिंदू धर्म जो था वो हिंदू धर्म में जो है दोस्तों, वो हिंदू धर्म की साक्षरता रेट जो है दोस्तों 63.60%। अच्छा, इसके बाद देख लीजिएगा मुस्लिम की कितना, तो 57 पॉइंट जो है वो 28%। वहीं पर ईसाई धर्म की जो है वो साक्षरता दर कितनी है? तो 74 पॉइंट जो है वो 3-4%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे अधिक आपसे पूछा है तो जैन धर्म, इसका 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से सुमेलित नहीं है? तो उज्जैन क्षिप्रा नदी करेक्ट है, लखनऊ गोमती नदी सही है, सूरत ताप्ती नदी सही है। अब जबलपुर आ गया, तो 45 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जबलपुर झेलम नदी के किनारे ना होकर के यहाँ क्या होना चाहिए था? तो नर्मदा नदी होना चाहिए था। तो सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची इनमें से किससे संबंधित है? ध्यान में रखेंगे, दूसरी अनुसूची का जो संबंध है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रपति, राज्यपालों, मुख्य न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन से संबंध है। वहीं पर तीसरी अनुसूची में क्या है? तो शपथ और प्रतिज्ञा की बात की गई है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, ये चौथी अनुसूची में है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 20 जो है ऑप्शन नंबर बी दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, जबकि अनुच्छेद 21 के तहत जो है प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता की बात कही गई है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि किस संशोधन ने संसद और राज्य विधान मंडलों पर जो है माल एवं सेवा कर को नियंत्रित करने के वाला कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की? तो वीवीआई क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, क्योंकि जीएसटी, एआई, ये सबसे जितने भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है ना वो बहुत ही फायदेमंद है। और जीएसटी तो आजकल टाइमलाइन में है, तो इस क्वेश्चन को आप वीवीआई करिए। तो आपसे पूछ रहा है कि जीएसटी का जो है लागू किया गया था किस संविधान संशोधन के तहत? तो ऑप्शन लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 122वां संविधान संशोधन विधेयक 2014। जबकि 101वां संशोधन विधेयक जो है वो दोस्तों वो संविधान संशोधन एक्ट जीएसटी से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। अगला प्रश्न है कि उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तुम जरा पढ़ ले कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून की सक्षम समता, अल्पसंख्यकों का अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। तो 49 का सही आंसर लगाइए ऑप्शन नंबर 1 भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार। ये जो है वो भारतीयों के अलावे जो ये सिर्फ माफ कीजिएगा, ये दोनों अधिकार है जो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को ही जो दिया गया है, बाकी अन्य लोगों को नहीं। तो अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है? कहता है कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो 50 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 243 के जी के तहत। ध्यान में रखेंगे, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1992 में। इसी अनुसूची में जो है 29 विषयों का जिक्र किया गया है, यानी 29 विषय जो है शामिल किए गए हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 50 का 4। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो सही आंसर हम आपको डायरेक्ट बताते चलेंगे, ऑप्शन नंबर 3 राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग करता है। बिल्कुल गलत। जिस तरह से जो है वो राज्यसभा को नहीं भंग किया जा सकता है, राष्ट्रपति राज्यसभा को नहीं भंग कर सकता, उसी तरह से जो है स्टेट में राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग नहीं कर सकता है। ये आर्टिकल 169 में यानी अनुच्छेद 169 में साफ साफ कहा गया है कि संसद विधान परिषद का सृजन या उत्पादन कर सकता है। वहीं अनुच्छेद 171 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 171 में कहा गया कि इसके अंतर्गत विधान परिषद की संरचना की व्याख्या की गई है, यानी विधान परिषद की संरचना की चर्चा किसमें किया गया है? तो 171 में।
साथ ही साथ ध्यान में रखेंगे कि विधान परिषद में सदस्यों की संख्या संबंधित राज्य के विधानसभा का 1/3 कितना 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, लेकिन किसी भी स्थिति में 40 से कम सदस्यों की संख्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी मिनिमम कितना, तो 40 होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन, सॉरी इसका तो मैंने बता दिया। अब 57 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। 57 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कहता है कि तरंगदैर्घ्य का कौन सा प्रास, तरंगदैर्घ्य का कौन सा प्रास यानी नैनोमीटर में प्रकाश संश्लेषित दृष्टि से सक्रिय विकिरण यानी पार है। ठीक है, तो इसका सही आंसर लगाएंगे 57 का ऑप्शन नंबर 3, 400 से 700 नैनोमीटर। अगला प्रश्न है, कहते हैं कि वायवीय जीवों में श्वसन का अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होता है, तो सही आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है कि सूर्य द्वारा गर्म होने पर भी पहाड़ों पर बर्फ कभी एक साथ नहीं पिघलती, क्योंकि आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3, इसकी विशिष्ट ऊष्माधारता जो है वो बहुत ही कम होती है। वैसे भी बर्फ जो है सामान्यतः 93% कितना 93% प्रकाश का परावर्तन कर देता है, जबकि केवल 7% ही जो है इसको अवशोषित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है कि घटना जो ध्वनि तरंगों में नहीं होती है, तो परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन मिल गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ध्रुवन जो है वो क्या होता है, तो ध्रुवन केवल जो है दोस्तों अनुप्रस्थ, ध्रुवन की घटना केवल अनुप्रस्थ तरंगों में होती है, और प्रकाश जो ध्वनि जो है वो एक अनुदैर्घ्य तरंग है। कैसा है, तो ध्वनि जो है दोस्तों वो अनुदैर्घ्य तरंग है, जबकि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो ध्रुवन की घटना ध्वनि में न होकर के बल्कि किस में होती है, तो प्रकाश में होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विन्यास तटस्थ अवस्था में परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को नहीं दर्शाता, आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी योगज बहुलक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, और लॉन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही आंसर हम आपको लेकर के चलेंगे। 74 का ऑप्शन, सॉरी हाँ माफ कीजिएगा, 73 नंबर क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है। कई बार हम क्वेश्चन सेट में करा दिए हैं, तो निर्वाचन आयोग का जो संबंध है वो आर्टिकल 324 से है। ध्यान में रखेंगे संविधान के भाग 15 कितना, भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक जो है इसकी चर्चा जो है किसकी की गई है, तो निर्वाचन आयोग से यह संबंधित है। निर्वाचन आयोग की स्थापना की बात कर ले तो इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों 25 जनवरी, कब, 25 जनवरी जो है 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे संविधान के अनुच्छेद 148 में, किसमें 148 में जो है भारत में कैग की यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन किया गया है। साथ ही साथ अनुच्छेद 342 में जो है दोस्तों क्या है, तो 342 के अनुसार एसटी, ध्यान में रखिएगा, एसटी समुदायों के भाग या उनके समूह है जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा एक सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा जो है प्रकार घोषित किया गया है। अच्छा, एक हो गया 326, तो 326 जो है ध्यान में रखेंगे तो आर्टिकल 326 जो है दोस्तों इसमें वयस्क मताधिकार से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 73 का 1। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74 का था कि इनमें से कौन सा कथन सही है, आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 2। 1975 में आपातकाल के समय जो है इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है, 75 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि नील विद्रोह किसके बारे में था, तो ध्यान में रखेंगे कि नील विद्रोह जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। ध्यान में रखेंगे नील विद्रोह की बात आती है तो एक नाटक लिखा गया था इस पर, नील दर्पण। ठीक है, क्या लिखा गया था, नील दर्पण। ये नाटक किसके द्वारा लिखा गया था, तो दीनबंधु मित्र के द्वारा। किसके द्वारा, तो दीनबंधु मित्र के द्वारा जो है दोस्तों ये नाटक 1859 में लिखा गया था। नाटक का नाम क्या था, तो नील दर्पण। सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई निम्नलिखित घटनाओं के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले जो आएगा दोस्तों वो देख लेंगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल, जो नए कैंडिडेट है उसको नोट कर लीजिएगा, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, आप भी ध्यान में रखेंगे। अच्छा, इसके बाद क्या आया, तो इसके बाद असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। इसके बाद क्या आया, तो इसके बाद आया नमक सत्याग्रह 12 मार्च, कब, 12 मार्च
1930 ईस्वी को। और लास्ट में आया भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा हुई, वो कब हुई? तो 8 अगस्त, कब? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 2 4 1 3। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर लगाइएगा 77 का, ऑप्शन नंबर 2, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में पारित किया गया था। इसको पारित तो किया गया था 1929 में, जबकि लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था अप्रैल 1930 ईस्वी में। कब? अप्रैल 1930 ईस्वी में। अच्छा, इसको लागू करने वाले थे कौन? इस एक्ट को पारित पेश करने वाले कौन थे? तो इस बाल विवाह के निरोधक एक्ट को सदन में पेश करने वाले जो थे वो हरविलास, नोट करिएगा, ये आपसे पूछ देगा। तो हरविलास जो है, हाँ, क्या नाम था इनका पूरा नाम दोस्तों? हरविलास शारदा नाम था। इनका नाम क्या था दोस्तों? तो हरविलास शारदा। इसी कारण से इस एक्ट को शारदा एक्ट के भी नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 78, कहता है कि सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने। प्रश्न है कि तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित किया गया था? तो तीसरी बौद्ध परिषद जो है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2, पाटलिपुत्रा में आयोजित किया गया था। उस समय जो आयोजन के समय राजा कौन थे? तो अशोक थे। जबकि सभा आयोजन का उद्देश्य जो था वो दोस्तों, वो कौन था, क्या था? तो माफ कीजिएगा, इसका राजा जो था वो अशोक थे। जबकि अध्यक्ष की बात कर ले तो मोगली पुत्र तीस थे। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य जो था वो संघ के मतभेद को दूर करना था। तो अच्छा, ठीक है, ये तो हो गया तीसरी। अच्छा, पहली कब हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में हुआ था, ठीक है, राजगृह में। और द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो था वो वैशाली में किया गया था। पाटलिपुत्रा तीसरी। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 80। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जालियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था? सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 और रॉलेट अधिनियम। रॉलेट अधिनियम कब आया था ये? तो मार्च 1919 ईस्वी में, जिसे काला कानून के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कहता है कि प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्य शोधक समाज, रहनुमाई माजदयान सभा के निम्नलिखित कथनों में से सही आयोजन कीजिए। तो हमने आपको शुरू में ही कहा कि जितना आपसे बन पा रहा है, जितना आपका सेंस काम कर रहा है, उतना पहले आप काम कर लीजिए। तो आप सभी लोग, इवन कि हमने भी रट्टा मारा था सत्य शोधक समाज। सबसे पहले तो सत्य शोधक समाज जो है वो कौन? तो सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले। कितने? ज्योतिबा फुले। तो कितने नंबर पर? 1 2 3 4 नंबर पर आना चाहिए। तो हम आपको डायरेक्ट बता देंगे 81 का, ऑप्शन नंबर 2, 1 2 3 और ये 4 नंबर पर ज्योतिबा फुले। इसके बाद यंग इंडिया 2 नंबर पे, यंग इंडिया यानी कौन? मोहनदास करमचंद गांधी। बाकी किसी ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 82, कहता है कि उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। तो रेलवे का शुभारंभ 16 अप्रैल, नोट करिएगा, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को जो है दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न की एक ग्रंथि है जो आहार नाल से संबंधित नहीं है। आंसर लगाइएगा 88 का, ऑप्शन नंबर 2, एड्रीनल, जिसको अधिवृक्क कहते हैं। तो ध्यान में रखेंगे, एड्रीनल ग्रंथि जो है वृक्क के ऊपर यानी शीर्ष पर स्थित रहता है, जो पाचन तंत्र का भाग नहीं होता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। फिर आपको मैच कराने की बात आ गई, इधर जंतु दिया हुआ है और इधर श्वसन अंग दिया हुआ है। तो जितना आपसे बन पा रहा है फिर से एक बार कर लीजिए। तो केंचुआ किससे लेगा? तो केंचुआ जो है वो आर्द्र क्यूटिकल से। इसके बाद जो है दोस्तों जलीय कीट जो है वो श्वास नली से। इसके बाद देख लीजिएगा मछलियां क्लोम से। और फिर लास्ट बच गया पक्षी और सरीसृप फेफड़े से। यानी आंसर निकल करके आ जाता है ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न है कि रैम्सडेन नेत्रिका के दोनों लेंसों की फोकस दूरी f है, तो वे लेंस जो है वो कितनी दूरी पर रखे रहते हैं? आंसर हो जाएगा 90 का, ऑप्शन नंबर 3, 2/3f यानी फोकस दूरी पर। अगला प्रश्न है, क्या कहता है? कहता है कि 91 नंबर, कहता है कि निम्नलिखित में से सही रूप में सुमेलित कीजिए। तो सही देख लेते हैं जरा क्या है। तो रमन प्रभाव प्रकाश का प्रकीर्णन बिल्कुल सही है। थॉमसन प्रभाव ताप वैद्युत बिल्कुल सही। हाल प्रभाव कार्यफलन यही गलत है। इसका सही आंसर तो 3 नंबर हो जाएगा। लेकिन हाल प्रभाव है क्या, जरा इसके बारे में सुन लीजिए। तो हाल प्रभाव एक भौतिक घटना है जिसमें जब किसी चालक यानी कंडक्टर या अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर से विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होती है और उस पर लंबवत चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है, तो चालक के भीतर एक लंबवत विद्युत विभव उत्पन्न होता है। इस विभव को ही जो है वो हाल विभव कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखेंगे कि हाल प्रभाव सेंसर का उपयोग मोटर वाहन उद्योग और अन्य उपकरणों में भी किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। प्रश्न है, पायस को किस प्रकार तोड़ा नहीं जा सकता है? आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 2, परिक्षेपण की
प्रक्षेपण माध्यम की अधिक मात्रा मिला करके इसे तोड़ा नहीं जा सकता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 103 क्या कहता है जरा देख लीजिए। 103 नंबर प्रश्न है कि तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929 में। प्रश्न किन में से किसे भारत के मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है? ये सब वीवीआई क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब ये सामने आएगा ना तो अधिकतम लोग, कुछ लोग दयानंद सरस्वती लगाएंगे तो कुछ लोग स्वामी विवेकानंद लगाएंगे, यानी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर जो होना चाहिए वो दयानंद सरस्वती, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 105 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों कि लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन है? तो इसके करंट अफेयर का क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 3 HDFC बैंक। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कहता है कि जुलाई 2025 तक भारत में कुल कितने बाघ अभयारण्य हो गए हैं? आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 4 58। ये 58वां कौन है? तो 58वां जो है दोस्तों वो मध्य प्रदेश का माधव राष्ट्रीय उद्यान बना है। कौन सा? माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है। जबकि 57वां कौन था? तो 57वां जो था दोस्तों वो मध्य प्रदेश का ही रातापानी, नोट करिएगा इसको, क्वेश्चन ये सब आपसे पूछेगा। रातापानी टाइगर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश का 8वां और भारत का 57वां टाइगर रिजर्व बना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी ISA का 107वां सदस्य देश कौन बना है? सही आंसर लगाएगा ऑप्शन नंबर 2 मालदोवा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के पिंक ई रिक्शा ड्राइवर आरती को किस देश में महिला सशक्तिकरण से संबंधित रॉयल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर लगाएगा ऑप्शन नंबर 1 इंग्लैंड में। प्रश्न है 2024 में फीफा सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 एटाना बोनमती ने। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने दीदी की लाइब्रेरी, क्या है दीदी की लाइब्रेरी, वीवीआई क्वेश्चन, परियोजना की घोषणा की है? तो दीदी की लाइब्रेरी जो परियोजना है वो बिहार में। अगला प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। किसने 2025 फ्रेंच ओपन महिला टेनिस, किसका महिला टेनिस एकल खिताब जीत लिया है? आंसर लगाएंगे 112 का ऑप्शन नंबर 4 कोको गॉफ। ये तो महिला पूछा है। पुरुष कौन है? तो पुरुष जो है वो कार्लोस अल्कराज। कौन है? कार्लोस अल्कराज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक हृदय चक्र के दौरान क्या होता है? तो प्रत्येक हृदय चक्र के दौरान जो है वो दाएं और बाएं निलयों द्वारा पंप किए गए रुधिर की मात्रा समान होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस पदार्थ का निष्कासन जो है, निष्कासन हमारे शरीर में फेफड़ों के द्वारा बड़ी मात्रा में की जाती है? तो आंसर लगाइए ना ऑप्शन नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड और जल का। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 यानी 120 नंबर प्रश्न क्या कहता है दोस्तों देख लीजिए। कहता है कि किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति हवा में n है। यदि हम तरंग म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करती है जब आवृत्ति का मान होगा, क्या होगा? तो 120 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 n। क्या हो जाएगा? म्यू इक्वल टू n इसका। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो 121 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 साबुन के मिशेल किसी विशेष सांद्रता के बाद बनते हैं। अगला प्रश्न है कि पेटीएम का गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर लगाइएगा 132 का ऑप्शन नंबर जो है वो 2 राजीव अग्रवाल। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है कि टाइम्स टायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत के किस विश्वविद्यालय ने भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc। प्रश्न है खरोष्ठी लिपि भारत के किस क्षेत्र से में प्रचलित हैं? तो ये पश्चिमोत्तर क्षेत्र में खरोष्ठी लिपि प्रचलित है। अगला प्रश्न है 135 नंबर क्या कहता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने कब अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की थी? ध्यान में रखेंगे पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो हुआ था वो 1951 से लेकर के 1956 तक, यानी शुरुआत कब हुआ था? 1951 में। ठीक है। ये किस मॉडल पर आधारित था? तो ये जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था दोस्तों। किस पे? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर ये आधारित था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जिस पर फोकस किस पे किया गया था? तो सबसे ज्यादा जो फोकस किया गया था वो कृषि पे किया गया था। हम आपको बता दें कि हमने आपको एक ट्रिक बताया था कुशाग्रो कि कौन से पंचवर्षीय योजना में कुशाग्र था, किस पंचवर्षीय योजना में किस पे फोकस किया गया था। इसका वीडियो अगर प्लेलिस्ट से ओपन करके देखेंगे तो आपको सारा ट्रिक मिल जाएगा और अच्छे से आपको याद भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर
136 कहता है कि आरबीआई के अनुसार 1980 के दशक में भारत की जीडीपी में सेवा की क्षेत्र हिस्सेदारी कितनी है? तो 38.6%। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा मामला आपराधिक कानून नहीं है? तो तलाक का मामला। बारबाडोसा देश की राजधानी कहाँ है? तो बारबाडोसा देश की जो राजधानी है दोस्तों, आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 38 का, ऑप्शन नंबर 2 ब्रिज टाउन। अच्छा, अंकारा किसकी राजधानी? तो तुर्की की राजधानी अंकारा, अजरबैजान की बाकू और बहरीन की राजधानी जो है वो दोस्तों मनामा होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 139, क्या कहता है? कहता है कि फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी आत्मकथा है? आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 4 दलाई लामा की ये जो है वो फ्रीडम एंड इन एग्जाइल आत्मकथा है। इसकी जो प्रकाशन हुई थी वो 1991 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, देखेंगे ये आपको फिर मैच कराने का प्रश्न आ गया कि आपको सबसे पहले कौन आया। तो ध्यान में रखेंगे दोस्तों, हम आपको डायरेक्ट मैच कराते चले जाते हैं। सबसे पहले जो आया वो प्रधानमंत्री जनधन योजना आया। वो कब आया? तो 28 अगस्त 2014 को। इसके बाद जो आया वो मेक इन इंडिया आया। क्या आया? मेक इन इंडिया। ये कब आया? तो ये जो है 25 सितंबर ये भी 2014 को। ठीक है, इसके बाद कौन आया? तो इसके बाद जो है सुकन्या समृद्धि योजना आया। ये कब आया? तो 22 जनवरी। कब? 22 जनवरी 2015 को आया। और लास्ट में आया अटल पेंशन योजना। ये कब आया? तो 9 मई। ठीक है, 9 मई 2015 2015 को। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 4312। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 141 क्या कहता है? कहता है कि यूरोप के व्यक्तियों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइबल रॉक रखा गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बटालेगाला। क्या है? बटालेगाला। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 147 कहता है कि विषाणु तथा विरोइड में क्या अंतर है? सही आंसर हो जाएगा 147 का ऑप्शन नंबर 2 विषाणु में कम आणविक भार वाला आरएनए पाया जाता है जबकि विरोइड में नहीं। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 148 की पसलियां कहां पे जुड़ी होती है? आंसर लगाइएगा स्टर्नम में। कहता है कि अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 149 कहता है कि PO84 2/10 का अर्ध आयुकाल जो दिया हुआ है 140 है और विघटन होने पर 1 ग्राम पोलोनियम 0.25 ग्राम रह गया। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका अर्ध आयुकाल कितना होगा? तो 149 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 280 दिन। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है कि उत्प्रेरक परिवर्तित करते हैं किसमें? तो आंसर लगाइएगा 150 का ऑप्शन नंबर 3 अभिक्रिया की संक्रियन में। उम्मीद करते हैं कि टेस्ट सीरीज आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।